चलो बात नहीं। हाँ जी देखिए, तो ये मैंने आपके डाउट पहले ही देखो लिस्ट कर लिए हैं, ताकि मैं बिना, देखो जो दूसरों के भी डाउट है ना उसको भी फिगर आउट करने की कोशिश करो कि उसको आखिर प्रॉब्लम कहाँ आई होगी, राइट? तो इसलिए सारी बातों को ध्यान से सुनोगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो इसमें क्या है, अच्छा इसमें फिफ्थ कर लीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 5 द मिक्सचर ऑफ द गैसेस अलाउड टू कम इक्विलिब्रियम, the volume of the reaction vessel was then rapidly increased by a factor of 2 as a result of the change in the reaction QC would increase because of the pressure decreases। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनो। इसने कोई पिछला रिएक्शन लिया था, कौन सा, 2SO2 प्लस O2 फॉर्मिंग 2SO3, राइट? अब इसमें कहानी क्या सुना रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 278 है and 0.001 mole each of the reagents SO2, O2 and SO3 1 लीटर फ्लास्क में 0.001 सभी का लिया है। अब इसने बोला है कि अगर इस कंडीशन के बजाय, अगर मैं 1 लीटर के बजाय मैं 2 लीटर कर लूं, एज ए रिजल्ट ऑफ द चेंज द रिएक्शन कोशेंट QC वुड, तो पूछ रहा है QC पे क्या इफेक्ट आएगा, तो बताओ पहले QC निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे यार उसका एक्सप्रेशन तो वही होता है, बस ये है कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं, जिस इंस्टेंट पे वैसे देखना है। तो क्या बोलोगे, SO3 का स्क्वायर अपॉन SO2 का स्क्वायर इंटू O2। अब ये 10 के पावर -3 का स्क्वायर, 10 के पावर -3 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 10 के पावर -3 विल बिकम 1000। अब सेकंड केस में यार ऐसे निकाल नहीं लोगे, क्या फर्क पड़ेगा, बाई 2 हो जाएगा बस, ये जो वैल्यू है इसमें बाई 2, इसमें भी वैल्यू है बाई 2, ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ये बाई 2 हो जाएगा तो ऊपर और जाकर के क्या बन जाएगा, 2000 दिख रहा है क्या? तो QC का वैल्यू सीधा सीधा दिख रहा है यार, इसमें क्या दिख रहा है? हाँ नहीं, चाहे जो भी हो, मैं कह रहा हूं कि Q का वैल्यू, हाँ क्यों नहीं थी जरूरत वैसे, तुम्हारा, तुम ये बोलना चाह रहे हो ना सर, रेट ऑफ फॉरवर्ड इंक्रीज कर जाएगा, हाँ सॉरी, रेट ऑफ वॉल्यूम बढ़ा दिया है तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो इधर ज्यादा डिक्रीज होगा रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में कम। हम वही बात, तो रेट पे आए ना तुम, यहाँ क्यू वैल्यू पूछ रहे हो तो मैं क्यू से निकाल दूं, क्या दिक्कत है? सही बात है। हाँ तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो बात सही है, उसने, अच्छा तुम गलत समझ लिए, अगले वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि अगर वॉल्यूम को मैं डबल कर दूं तो पहले के कंपैरिजन में जो क्यू आ रहा था T इक्वल टू 0 पे, उसके हिसाब से यहाँ क्यू का वैल्यू पे कोई फर्क पड़ेगा या सेम ही रहेगा, चेंज होगा। अब आप ये कमेंट कर सकते हो सर इसके बाद क्या होगा, रिएक्शन आगे जाएगा या पीछे आएगा, तो आपको पता है कि क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन, अगर क्यू इससे है तो अब क्यू कम होना पड़ेगा, क्यू कम होने के लिए प्रोडक्ट की वैल्यू कम होनी पड़ेगी, रिएक्टेंट ज्यादा, तो ये बैकवर्ड आएगा। तो आप बोल सकते हो टाइम के साथ क्यू डिक्रीज होगा, ये आप बोल सकते हो, लेकिन पहले रिएक्शन एंड दूसरे कंडीशन के केस में कंपैरिजन जब करोगे तो इसमें ये वैल्यू बढ़ेगी। चलो अगला बात करते हैं, 6 के बाद कौन सा पूछा आपने, एट्थ में क्या है भाई, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन N2 plus 3H2 and H3 at equilibrium, if some of the mole of H2 are replaced by same number of T2 isotope without affecting the other parameters, then क्या दिक्कत है भाई, इसने बोला है जो H2 प्लस N2 का रिएक्शन होकर के अमोनिया बनता है, राइट? अब इसने बोला मान लो इक्विलिब्रियम आ गया हो और इसने किसी तरीके से जो
H2 के पार्टिकल्स से कुछ T2 डाल दिया इसमें, तो बताओ बेटा, अगर तुम T2 डाल दोगे तो दोनों केमिकल रिएक्शन करने में तो कोई फर्क नहीं डालेंगे, क्योंकि ये ट्राइटियम भी क्या होता है, हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, तो ये Nt3 बन जाएगा। तो यानी आपके प्रोडक्ट के अंदर इक्विलिब्रियम होने के बाद भी प्रोडक्ट के अंदर Nt3 डिटेक्ट होगा। अब कहोगे ये क्यों सर, RF RB जब इक्वल हो गया था तो ये क्यों बन रहा है फिर? इसलिए बन रहा है कि रेट जीरो, नेट रेट जीरो होता है, फॉरवर्ड चलता रहता है, बैकवर्ड भी चलता रहता है। तो अब जैसे ही तुम टी डाल दिए तो ये कंबाइन करके Nt3 बनाएगा और Nt3 टूट करके ये बनता रहेगा, तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम चलती रहेगी। इसलिए ध्यान रखना कि डेफिनेटली प्रोडक्ट के अंदर भी ट्राइटियम डिटेक्ट होगा, और ट्राइटियम इज अ रेडियो एक्टिव सैंपल, तो रेडियो एक्टिविटी आपको प्रोडक्ट में भी मिलेगी, रिएक्टेंट में भी मिलेगी, अमोनिया जो निकल के आएगा। मेरी बात समझ में आई? यही तो तरीका है डायनामिक इक्विलिब्रियम को चेक करने का। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th। ये आसान क्वेश्चन था, इसमें क्यों फंसे मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये इसलिए आसान है, देखो ध्यान से, ये इसलिए आसान है, इसमें ग्राफ चेक करने थे बेसिकली। तो ये बताओ, अगर तुमने रिएक्शन शुरू किया हो t इक्वल टू 0 पे और उसमें N2 और H2 लिया हो, ये नहीं लिया हो, अब ये कैसे चेक करेंगे? वो ग्राफ में देखो t इक्वल टू 0 पे उनके पॉइंट्स कहां हैं। H2 का पॉइंट देखो इस ग्राफ में यहां से शुरू किया, पहले वाले में। N2 भी यहां से शुरू किया है ना, अमोनिया 0 से शुरू किया है। इसका मतलब ये बोल रहा है कि शुरू में प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ रिएक्टेंट थे। तो अब बताओ, जब रिएक्शन होगा तो ये दोनों रिएक्ट करके इधर जाएंगे, तो ये कम होगा और ये बढ़ेगा, तो यार ये दोनों ही नीचे की तरफ जाएंगे और ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये ऊपर इनको क्रॉस भी कर सकता है, सेम भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, इससे कोई मतलब थोड़े, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन है। हाँ, इक्विलिब्रियम आने के बाद ये फ्लैट हो जाएंगे बस, ये ठीक है। तो पहला वाला तो ग्राफ ठीक लग रहा है कि H2 भी डिक्रीज कर रहा है N2। दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में बोला कि अमोनिया भी कुछ ना कुछ है, बोलो, और हाइड्रोजन नाइट्रोजन भी कुछ ना कुछ है, यही बोल रहा है ना। दोनों का t इक्वल टू 0 का पॉइंट ये है। अब बोल रहे हैं कि अमोनिया नीचे घट रहा है और नाइट्रोजन बढ़ रहा है, और हाइड्रोजन एबनॉर्मली घट रहा है। ये कभी हो सकता है? अगर रिएक्शन आगे गया तो नाइट्रोजन भी घटेगा, हाइड्रोजन भी घटेगा अपने इनिशियल वैल्यू से, और अगर पीछे आया तो N2 भी बढ़ेगा और H2 भी बढ़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि N2 बढ़ रहा हो और H2 घट रहा हो? ये तो गलत है ना। जब भी बढ़ेंगे तो पूरे रिएक्टेंट एक साथ बढ़ेंगे या पूरे रिएक्टेंट खत्म होंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि एक बढ़ रहा है घट जाए, ये कहां से होगा? हाँ, इनके इनिशियल वैल्यूज अपनी कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात समझ में आई सभी को? वेरी गुड। तो ये 9th क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल, आप चेक कर लो, आप छोटे छोटे जगहों पे फंस रहे हो। 11 देख लेते हैं, अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ये दिया हुआ है, फाइंड द करेक्ट परसेंटेज डिसोसिएशन इज इक्वल टू फ्रैक्शन डिसोसिएशन इनटू 100। क्या दिक्कत है बेटा इसमें? इस ग्राफ के थ्रू क्या आप ये बता सकते हो कि ए की वैल्यू जब सेटल हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया, तो वो कितना है, और शुरू में कितना था ये? अच्छा, बी एंड सी ये सब जीरोस पे थे, और धीरे धीरे बी सेटल हुआ किस पे? 2 पे, और सी सेटल हुआ किस पे? यार तुम्हें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन सी का पता है, बी का पता है, ए का पता है, तुमको क्या चाहिए रे मोटू लोग? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल लोगे क्या? निकाल लोगे ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू, ये रिएक्शन क्या लिखा हुआ है, ए गोइंग इनटू 2c प्लस बी। मुझे समझ नहीं आता पेशेंस कैसे लूज कर सकते हो तुम लोग। सी स्क्वायर इंटू बी अपॉन ए। अब ये सारी वैल्यू रखो, सी की जगह कितना रखूंगा मैं? 4 का स्क्वायर, इंटू बी की जगह कितना रखूंगा? अरे देख लेना, ये मोल ही है ना, कंसंट्रेशन लिखा हुआ, ठीक है। इंटू बी कितना है? बी 2 था, अपॉन ए कितना है इक्विलिब्रियम पे? 8। क्या था यार ये क्वेश्चन, दम है कितना आ गए, है ना? बोलो। अब परसेंटेज तो और आसान है ना, मतलब ए कितना टूटा है, ए लिया कितना था शुरू में? 10, बचा कितना? 8, तो खत्म कितना हुआ? 2। अरे बाबा, ए माइनस एक्स की वैल्यू दिया हुआ है 8 और ए की वैल्यू दिया हुआ है 10, तो एक्स निकल नहीं गया मोटू तुम लोगों से, और एक्स अगर 2 है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स अपॉन ए, रख दो।
इंटरप्रेट करो यार। अब तुम लोग ना शुरू के 1-1.5 महीने वाले क्लास में नहीं हो कि ये सब ग्राफ तुमसे इंटरप्रेट नहीं होता। ये सब क्वेश्चन में गलती करने से मुझे डर लगता है कि तुम्हें अभी मेच्योरिटी नहीं आई। इसका मतलब तुम किसी टिपिकल चीजों में फंस जाओ, कंसेप्चुअल चीजों में समझ में आता है ये क्या है, इन सब में कुछ दम है क्या? बताओ, सच बताओ। कुछ था इसमें इंटरप्रेट करने में, तुम्हें कहां दिक्कत आ रही थी? वैसे पता नहीं कितने सवाल तुम लोगों ने ग्राफिकल लगा लिए होंगे फिजिक्स में, इतने घटिया से प्रॉब्लम में से अटक जाओ। 18वां देख लेते हैं, क्या दम है भाई, क्यों इतना ध्यान से पूछे? आंसर नहीं मैच कर रहे तो मैं क्या करूं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी फॉर द रिएक्शन 191। तुमने टेम्परेचर को केल्विन में चेंज किया था? 191 प्लस 273 कितना होता है? बोलो। अच्छा, डेल्टा एनजी तुमने देखा था बेटा? 3/2 F2 और इधर BF3 है गैस, और इधर बोरॉन है। ये सॉलिड था लेके, तो गैस में तो 1 माइनस 3/2। हाँ तो हाफ नहीं, माइनस, पक्का यही आया था। हाँ तो फिर ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना। Kp इज इक्वल टू KC RT टू द पावर डेल्टा। एक चीज और भी मैं लास्ट चीज पूछ रहा हूँ, आर की वैल्यू कितनी ली? केसी किसमें, मोल पर लीटर में ही था ना, तो ठीक है चलो। हाँ ये 1/12 ठीक लिखा है, 1/12 या 0.0821। और टेम्परेचर ठीक है। फिर ऐसे किसी और का इसमें फंसे थे क्या कोई? क्या किसी और का भी डाउट आ रहा था? ये नहीं, इसका मतलब तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक है, तुम देख लो। तरीका यही है। देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को तुम किस यूनिट में रखते हो? मोल पर लीटर। जहां लीटर आ गया वहां एटीएम लीटर वाला ही तो आ रहेगा। अगर वो पास्कल आ जाता तो तुम 8.314 लेके चलते, ऐसा ही यूनिट वाला। समझ गए ना? तो वो तो डिपेंड करता है कि किस तरह का आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो, उस हिसाब से लेके नहीं लेते इन सब में, तो इसलिए टेंशन फ्री रहो ना, क्या दिक्कत है? हम लोग कहां तक खत्म कर लिए? 18 वाला तो बहुत ही फालतू डाउट था। मतलब तुम कहो सर 2 × 5 / 3 मेरा आंसर ही नहीं रहा है, तो मैं क्या बताऊंगा तुमको? चलो वापस नर्सरी क्लास में चलते हैं, सीखेंगे। कैलकुलेशन मिस्टेक का मैं क्या कर सकता हूँ? 22 देखते हैं। देखो, concentration of a pure solid or liquid phase is not included in expression of equilibrium constant because, कहानी पूछा। चलो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये बात समझ में है ना? नॉट इंक्लूडेड का मतलब उनका एक्टिव मास, डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर क्वांटिटीज। बात सही है। सॉलिड्स एंड लिक्विड रिएक्ट स्लोली, बकवास है ये। Solid and liquid at equilibrium do not interact with gaseous phase. Solids and liquid, the molecules of solids and liquid cannot migrate. क्या बकवास है? सीधा इसका आंसर क्या है? पहले वाले में क्या ही था ये तो बस स्टेटमेंट बाई स्टेटमेंट भी चल जाते तो भी एक ही स्टेटमेंट तुम्हें दिख रहा होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, पूछा है तो सबको इज्जत देना जरूरी है ना। 25th। हाँ गुड। डेंसिटी फिक्स होने के वजह से ही प्योर सब्सटेंस का मोलैरिटी फिक्स हो जाता है। तुम ये बताओ, कोई रिएक्शन होता है, लेट्स से कैल्शियम कार्बोनेट ही, वो पूरा एक सॉलिड का टुकड़ा था, आधा खत्म हो गया, तो भी इसकी जो डेंसिटी है और जो पहले थी उसमें कोई चेंज आएगा? तो डेंसिटी चेंज नहीं करेगा तो क्या इसकी मोलैरिटी बदलेगी? नहीं, प्योर सब्सटेंस की मोलैरिटी नहीं बदलेगी। और मोलैरिटी नहीं बदलेगी, एम रिएक्शन के रेट को अफेक्ट ना करे, एम ना फर्क डाले, तो वो एक्टिव मास 1 की तरह से जाता है। पेपर बहुत अच्छा बनाया है मैंने, पेपर बन गया है आपका, ठीक है जी। हाँ, केमिकल एंड आयनिक दोनों आए हैं, क्योंकि आयनिक तो बस एक और लेक्चर, 2 लेक्चर और खत्म ही है। वो भी बहुत आराम से मैंने पढ़ा दिया, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक पूरा निकल जाए आपका। लेकिन प्रॉब्लम के लिए आज से ही आप लोग ओपन हो लगाने के वीक ऐसे शुरू कर सकते हो। आयनिक के बाद फिर बचे ही हमारे पास क्या है? ओनली ऑर्गेनिक। और क्या बचेगा? खत्म हो, सेल्फ स्टडी करना है और तुम लोग को पढ़ा दिया। 25th हमारा हो गया क्या? द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द reaction N2 plus O2 forming 2NO is itna. In the presence of catalyst, equilibrium is attained 10 times faster. Therefore, equilibrium constant in the presence of catalyst. गजब,
बहुत बढ़िया। किसका डाउट था भाई ये? 25? ना ना, 25 डाउट किसका था, मैं ऐसे जानना चाहता हूँ। क्यों तुम्हें डाउट आया ये बताओ? क्या कैटलिस्ट डालने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बदलता है? ये हम लोगों ने थियरी में कवर किया था बढ़िया से, कि बेटा कैटलिस्ट डालोगे तो रेट दोनों तरफ का बढ़ जाता है, रेट कांस्टेंट उतना में। और यही कहानी घुमा के लिख दे और बोलोगे कि सर ये तो आप पढ़ाए ही नहीं थे। क्या मैं बोलूं, वही सेम रहेगा। क्या बोलूं यार। 35। तुम लोग ना पूरा तसल्ली से लग के नहीं सॉल्व करते, सोचते नहीं हो कि यार मतलब सर ने सब कवर करा दिया, मुझे सोचना है बस। तुम्हारे साथ बस चले तुम्हारा ना, तो सब लोग मुझे घर ले जाओ और वहीं बिठा के हर क्वेश्चन को पूछना शुरू करो। चलो चलो शैलेश सर, मैंने पैसे दिए हैं, ऐसे थोड़ी ना लेके जाओ। 35 वसूली करते हो तुम लोग, मैं बता रहा हूं। ये सब डाउट पूछ के तुम लोग यही कर रहे हो मेरे साथ। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज 10.5 at 500 Kelvin. A system at equilibrium, CO इतना, H2 इतना, what is this? हाँ जी, ठीक है कोई बात नहीं, ये तुम्हारा डाउट था। और किसी का था 35? ठीक है, तो ये आसान क्वेश्चन है। क्या बेटा? हाँ ठीक है, चल जाएगा उतना। और बताओ 36 भी पूछा है। वेन सल्फर, देखो ये क्वेश्चन मुझे लगता है फालतू में आप लोग ना समझ नहीं पाए, इस वजह से गलत हो गया, वरना ये भी बहुत आसान है। 36 एक बार मैं चाहता हूं देखो कितने लोग का डाउट है, वैसे तो कई लोग बच्चों ने पूछ लिया मेरे से ये। हाँ, इस इंटरप्रिटेशन में आप गलत गलत कर गए। देखो क्या बोल रहे हैं और आप क्या समझ रहे हो। देखो S8 से जब गर्म कर रहे हैं, सल्फर S8 इज हीटेड एट टेम्परेचर T, द इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ S8 फॉल्स बाय 30% फ्रॉम 1 atm। तो बोल रहे इसका जो P नॉट था ना पहले, वो 1 atm था। अब इक्विलिब्रियम पे जो P ऑफ S8 हुआ, वो बोला 30%, 0.7। तो यानी 1 में से ये कितना निकला? 0.3। अरे मोटू, तभी ना 0.7 बचेगा। यानी बेसिकली 1 माइनस एक्स को तो मैं अरे 1 मतलब वो क्यों बोल रहा हूं मैं, प्रेशर के टर्म में ही देख लेते, या ऐसे रहने दो। 1 ही था ना ये, तो चलेगा कोई बात नहीं। तो 1 माइनस 0.3, तो ये कितना था? 4 टाइम्स ऑफ X2। दोनों गैस थे ना, तो बताओ ये कितना होगा? अगर ये 1 माइनस एक्स है तो ये क्या होगा? 4x। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3.3। तो 4x कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.3, कितना आ गया ये? 1 पॉइंट। अब बताओ मोटू, क्या केपी तुम्हें नहीं लिखने आता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ S2 पे पावर 4, 1.2 पे पावर 4 अपॉन 0.7, ये आएगा सॉल्व करके। कुछ दम नहीं था इसमें, तुमने कुछ क्या गलत किया ये सोचना आप तुम बैठ करके, ठीक है? ये बहुत सारे बच्चों, अरे इसमें रिएक्शन क्या है? S8 से वो S2 बना रहा है, तो तुम्हें S2 को बैलेंस करने नहीं आता है कि 8? मैं बता रहा हूँ ये नर्सरी क्लासेस वाली गलती ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो भाई साहब कैलकुलेशन लेके आ गए, ये बोले रिएक्शन बैलेंस। अरे 2 4 10 रिएक्टेंट दिए हो तो समझ में भी आता है सर किधर क्या मल्टीप्लाई डिवाइड। और वो भी हमने तो इतने बड़े बड़े इक्विलिब्रियम रिडॉक्स वाले प्रॉब्लम्स हम लोगों ने किए हुए हैं, जहां पे इतने सारे पार्टिकल्स हो तो कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ सल्फर नहीं बैलेंस हो रहा है। 10th पास हो गए क्या? जी यार, ऊपर तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा, पेपर थोड़ा टफ बनाओ। 37 एंड फिर लास्ट 40। आइए देखते 37 में आपके क्या डाउट है। 9.2 ग्राम ऑफ N2O4 is taken in a closed 1 liter vessel and heated till the following equilibrium is reached। वाह क्या बात। At equilibrium 50% of N2O4 is dissociated। बहुत बढ़िया। What is this? पूरी कहानी सुना दी सभी ने। चलो आओ मैं बताता हूँ बेटा, कितने लोगों को मोल निकालने आता है? हाथ उठाओ, मोल निकालने आता है? बताओ, मास बाई मोलर मास से मोल निकल जाएगा। इसका मोलर मास होता था, तो ये कितना आ गया? 0.1। ये बोल रहा है T इज इक्वल टू 0 पे, और बोल रहा है 1 लीटर के डब्बे में लिया गया है, तो इसका कंसेंट्रेशन भी 0.1 बाई। बच्चों बच्चों नहीं नहीं नहीं, ऐसे बात मत करो यार। अब ये बोल रहा है 0.1 में से x निकला और ये 2x बना।
और इसने बोला x अपॉन 0.1 की वैल्यू 50%, यानी 50/100, यानी 1/2। तो क्या x की वैल्यू निकल गई 0.1/2? मोटू x निकल गया तो क्या ये पता चल गया, ये आ गया 0.1 और ये कितना आ गया 0.1/2। मेरी बात समझ में आई? देख लो सही लिख रहा हूं ना, बोलो भाई। अब जब तुम्हें ये दोनों वैल्यू पता चल गई तो क्या निकालने के लिए बोला था? ओहो हो, इक्विलिब्रियम। वही तो सबसे टफ हो गया सर। आज तक हमें यही नहीं पता चला कि ऊपर पावर 2 और नीचे N2O4 होता है। आओ अच्छा, ये तो इतना टफ प्रॉब्लम हो गया कि मैं तो क्या ही बताऊं। मुझे लगता है अब बस एक ही कमी रह गई है मेरे पढ़ाने में, मेरे परवरिश में। मुझे लग रहा है एक ही चीज, डंडे उठाने पड़ेंगे बस, और कुछ नहीं। सब सही हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? अब आप खुश हो जाओ तुम लोग। चलो फिफ्थ देख लेते हैं। 40th, विच इज द लास्ट घटिया क्वेश्चन ऑफ टुडे। 40-50 तक तो ऐसे हवा में तुम लोगों को उड़ा देना चाहिए, यहीं पे तुम लोग 10-12 डाउट ही। अब क्या हो जाएगा, छोड़ो। अब क्या तुम्हें बताने जा रहा हूं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालना है बच्चों। आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि P ड्यू टू H2O अपॉन P नॉट, और P नॉट निकालते हैं Kp से इंटू 100 ऑफ कोर्स। और तुम्हें कहानी में दे रख गई यार, क्या कर रहे हो। Kp दिया है 4 × 10⁻⁴। सॉल्यूशन देखा क्यों तुमने, पहले ही बताओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आओ दिखाता हूं। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 38 टॉर। ओ, ये वेपर, एक काम करो, ठीक है मैं समझ गया ये कहानी क्या हो रही है। ठीक है, एक्चुअली सभी लोग यहाँ पे गड़बड़ कर दी। देखो ध्यान से समझो, पहले पहले एक काम करो, इस CuSO4.5H2O से नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखो, कंसेप्चुअल मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो। CuSO4.3H2O प्लस 2H2O है ना, तो Kp की वैल्यू क्या P ऑफ H2O का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये 4 × 10⁻⁴ था, ये P ऑफ H2O का स्क्वायर। तो बताओ P ऑफ H2O कितना निकल के आ गया? 2 × 10⁻², यही आया ना, बोलो। अच्छा ये वैल्यू हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करेंगे, किसमें कन्वर्ट करेंगे? टॉर में। ये 2/100 इंटू 7 कितना आ रहा है? अरे इसका डबल कर दे, 7.6 से कितना है? 15 पॉइंट, ये आ गया ना टॉर। अब थोड़ा समझो, अब ध्यान से समझो। इसने बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ H2O कितना है बेटा? वो 38। अब यहां समझने वाली बात है कि अगर ये 38 है और ये, तो इसका मतलब पक्का मुझे ऊपर तो कम वाली वैल्यू रखनी है, नीचे ज्यादा वाली वैल्यू इंटू 100। लेकिन अब डाउट आएगा, सर आपने तो बोला था कि जो वेपर प्रेशर P नॉट होगा उसको नीचे रखेंगे। आपने एक बात ध्यान दिया था, मैंने बोला था कि एटमॉस्फेयर में जो P नॉट होता है वो लेक रिजर्वायर्स और जितनी चीजें होती है उनसे जो निकल के आया है उनसे, यानी ये इक्विलिब्रियम H2O लिक्विड से H2O वेपर का जो हमारे पास इक्विलिब्रियम आ रहा होता है उससे हम निकालते हैं। ये तुम एक बंद बंद डब्बे के अंदर कहानी कर रहे हो कि कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O है, इसके अंदर जो H2O आया इसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसमें तो कहीं कुछ आएगा ही नहीं यार बाहर से। तो तुम बेसिकली बताना चाह रहे हो इस डब्बे के अंदर जो मॉइस्चर है विथ रेस्पेक्ट टू मॉइस्चर जो बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो अब बिल्कुल ठीक है, ये जो वेपर प्रेशर दिया है ना यही P नॉट है, और ये वैल्यू आपके डब्बे के अंदर का प्रेशर है, तो P डिवाइडेड बाई P नॉट इंटू 100। डिड यू गेट इट? तो बिल्कुल सही तरीके से आंसर हो गया, कहानी खत्म। दैट्स ऑल।